हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो थर्ड नंबर पेपर के अंदर हमारा भी ब्लॉग शुरू होता कितने है क्वेश्चन मेरे डाउट में रहे हैं। ये आया है कम से कम 15-20 दिनों के बाद में ये आया है। और अभी इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि घर में रह ही नहीं पाता, इसलिए आता है दूध पीता और फटाफट भाग जाता है। पता नहीं किसके घर क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा। और उसके बाद हम बात देखो, मैं आपको यही बता रही थी, जीन प्याजे का क्वेश्चन हर बार आ रहा है, तो आप जीन प्याजे का ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं। खोला और इसकी जो और जीन प्याजे के फर्स्ट पेपर था जिसमें दे रखा था वो मैंने कर लिया था कल ही, और आज मैंने दो याद पेपर कर लिया। इसके अंदर। एक तो उसके बाद वाला क्वेश्चन उसके बाद वाला 2 पेपर की है। हार्वर्ड गार्डन का मैंने आपको बताया था कि हर बार आ रहा है, छोड़ रही तो ये भी आप देख लें। लेवाइगोस्की का हर बार आ रहा है, और एक ये देख लीजिए। क्योंकि मैथ के लेवाइगोस्की का इसमें 2 बार आया हुआ है। पता नहीं क्या आएगा सिलेबस में, क्या क्या देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन छोड़ दिया है। और मैं अभी पेपर कर रही हूँ। उसके बाद में साइकोलॉजी को कर रही हूँ, ईवीएस को कर रही हूँ और हिंदी को कर रही हूँ। तो हिंदी को करने को साइकोलॉजी के अंदर एक क्वेश्चन और था, ये 1-2 क्वेश्चन है जो मतलब जिस पे मुझे मतलब थोड़ा ध्यान देना है। आप भी इस क्वेश्चन को देखिए और इसकी व्याख्या को देखिए। में आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे और आपको आंसर करने में एग्जाम होने के निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशल के विकास में बाधक है? अनुरूपक चिंतन, प्रकार्यात्मक स्थिरता, बहुविध तरीकों से प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण, प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित। तो इसीलिए आप जो भी और इसमें आंसर है वो 2 नंबर है, जिसकी व्याख्या भी नीचे दे रखी है। प्रक्रियात्मक स्थिरता विद्यार्थियों की समस्या समाधान कौशल के विकास में बाधक है। प्रक्रियात्मक स्थिरता किसी कार्य को करने की पुरानी तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करती है और परिवर्तन का विरोध भी करती है। अच्छा, जब किसी विद्यार्थी को नई समस्या का समाधान करना होता है तो प्रक्रियात्मक स्थिरता नए तरीके से पुराने उपकरणों को प्रयोग करने को बाधित करती है। इतना ही नहीं, प्रक्रियात्मक स्थिरता विद्यार्थियों में रूढ़िवादिता को प्रश्रय देती है, जिससे उनकी अधिगम क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है और इसका अंतिम परिणाम यह होता है कि उनकी समस्या को हल करने की क्षमता बाधित होने लगती है। मतलब ये परिवर्तन को पसंद ही नहीं करती, इसलिए ये डिटेल दे रखी है। और उसके बाद में एक ये वाला क्वेश्चन इस पे मैंने सर्किल किया है 29। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? स्कूली वातावरण, आनुवंशिकता, सांस्कृतिक संदर्भ, अध्यापिका का शिक्षा शास्त्र। तो इसमें 2 नंबर आंसर है और इस आंसर की व्याख्या भी दे रखी है कि आनुवंशिकता वह व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम को व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया, वो भी हमें समझ में आएगा। अनुकूलन की एक प्रक्रिया माना जाता है। वुडवर्ड कहते हैं कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। अधिगम को कई अन्य व्यक्तिगत कारक भी प्रभावित करते हैं जो निम्नलिखित है। बुद्धि का स्थिर हो गया, वातावरण, सीखने की तत्परता, रुचि और परिपक्वता। जो इस तरीके से इसके 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। डाउटफुल 5 या 6 क्वेश्चन रह गए। 1 इनमें से कुछ में तो एक हो गया 21 वाला, एक फिर 2, मतलब हमारे दिमाग के हिसाब से उनके आंसर देने के बाद 3। ये डाउटफुल नहीं, इस पे फोकस करना है। तो बस देखिए 3 क्वेश्चन थे जो डाउटफुल थे। ठीक है, उसके बाद मैंने मैथ भी किया है और मैथ अभी तक मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, पर मैंने मैथ किया है और मैथ में क्वेश्चन हो गए। तो इसलिए आपसे मुझे लगता है कि मैथ हो जाएगा, तो मैं मैथ आज कल से स्टार्ट करूँगी। और मैथ का ये क्वेश्चन है जिस पे मुझे लगा थोड़ा सा, मतलब ये हल हो गया मुझसे, आंसर तो आ गया, पर ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं बार बार पेपर में देखते हैं तो हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा। 37 वाला क्वेश्चन ईजी है ये क्वेश्चन भी, और सारे क्वेश्चन ईजी है, हार्ड नहीं है ज़्यादा। एक ये वाला क्वेश्चन थोड़ा था जिसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। नोट्स बनाने भी शुरू कर दिए हैं। आंसर ज़रूर दे रखें कि इस तरीके से आया है, पर फिर भी समझने की ज़रूरत होती है। छोड़ भी नहीं रही। एक ये 47 नंबर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको याद ही नहीं करेंगे। असम वाला जो ये शिक्षण शास्त्र में आ जाता है ना, पेडोलॉजी के अंदर आ जाता है। गणित में मानकीकृत परीक्षाओं यानी टेस्ट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो इसका आंसर तो है ये 4 नंबर। ये बच्चों की क्षमता का समग्र चित्र प्रस्तुत नहीं करता है, जिसकी व्याख्या भी दे रखी है कि इसमें सभी परीक्षार्थियों को समान प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रश्नों के एक सामान्य बैंक से प्रश्नों का चयन करना होता है। मानक या सुसंगत तरीके से स्कोर किया जाता है। ये बच्चों की क्षमता का समग्र चित्र प्रस्तुत नहीं करते।
उसके बाद में AK 49 नंबर, गणित में आकलन के लिए सबसे कम प्रासंगिक क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। गणितीय दक्षता के पृथक संघटकों का परीक्षण कीजिए बजाय उसके महत्वपूर्ण मूल्यवान पहलुओं की। सेकंड ऑप्शन है जो महत्वपूर्ण हो उसे मापिए और उसे नहीं जो मापने में सरल हो। फिर है गणितीय, थर्ड नंबर, गणितीय समझ के आकलन में खुले सिरे वाले प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो। फोर्थ नंबर है आकलन को शिक्षक और अधिगमकर्ताओं की प्रतिपुष्टि प्रदान करनी चाहिए। तो इसका आंसर 1 नंबर वाला है। तो मैंने सोचा इस पर और ध्यान देंगे क्योंकि आंसर आया है। आंसर तो मैं दिख गया क्योंकि आंसर दे रखा है, पर फिर भी थोड़ा दिमाग हमारा भी चलना चाहिए। मेरे जो भी डाउटफुल क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ताकि अगर उसके बाद में ये सब कुछ हो गया। एक ये वाला था मेरे इतने डाउट आप लोगों ने अगर पीवाईटी सत्य बुक नहीं ली तो आप मुझे बताना आप लोगों ने कौन सी है। तो ये भी इजी, तो वही PYQ बोलते हैं एग्जाम बुक ली है वो टाइमिंग में उस पीरियड में अगर हमारा थोड़ा दिमाग इधर उधर उठने पे आंसर गलत हो जाता है। चलो बात नहीं, इसी से काम चलाएंगे अब। और गर्मी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा है। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन का पैटर्न चेंज हुआ है। देखो मैंने 2 पेपर दिए थे, उसमें थोड़ा ठीक था, पर्यावरण मेरा अच्छे से कवर हो रहा था। अब पर्यावरण में आ रही है समस्या। फर्स्टली मैं भारत का रियल में याद होना चाहिए आप सभी को। देखो फर्स्ट पर्सन ये है, इस तरीके से आ रही है कि देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बनाए कौन सा, तो ये ऑप्शन दे रखे हैं। फिर अब भारत के 3 समुद्र तटवर्ती राज्य। तो अगर आपको मैप याद होगा तो ही ये चीज़ें याद होगी। मैंने सर्किल इसलिए किया है क्योंकि मुझे मैप याद नहीं है, प्रॉपर मैप याद नहीं है। मैंने राजस्थान का जीके अच्छे से पढ़ लिया है, राजस्थान का मैप मुझे अच्छे से आता है, पर भारत का जीके अभी तक मैंने अच्छे से ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है। हाँ मैं कोशिश ज़रूर कर रही हूँ, मैंने क्लास से लिए 2-4, पर वो ये मैप अभी तक पूरा मेरे दिमाग में सेट नहीं हुआ है। मैं लाऊंगी, खाली मैप लाऊंगी, उनको फिलअप करूँगी। उसके बाद में शायद इस टॉपिक से आने वाले 1-2 क्वेश्चन हमारे जो कवर हो जाएंगे। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन, ये मैंने पहले के जो 2 पेपर दिए थे उनमें मैंने ये नहीं देखा है, अब इस वाले पेपर में ये दे रखा है। जो ये पेपर कौन सा था, 1 मिनट, ये 2-6-23 वाला है, देती हूँ। ये 6 फरवरी को 2023 को हुआ वो वाला पेपर, ठीक है। उसमें इस तरीके से दे रखा है। एक क्वेश्चन ये वाला है जो पहले नहीं था, इसमें है, मतलब पहले ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, पर ये तो इजी है एकदम, पर आए हुए हैं, मैं आपको बताती हूँ। फिर ये झूम खेती के लिए अपनाए जंग कौन सी जगह है, और ये हो जाएगा, ये भी इजी है। एक ये वाला क्वेश्चन भी आप देखिए पर्यावरण में। दिल्ली राज्य के मानचित्र के कोने में नीचे दिए गए पैमाना छापा गया। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 960 मीटर। यदि ये भी थोड़ा मैथ हो, थोड़ा सा मैथ आना चाहिए, मतलब रीजनिंग में, तो उनका समीक्षक दे रखा है इधर। ये वो एक ही चैप्टर है जो वो दे रखा है, जो मैं आपको बता रही थी ना, वो लेंदी है। ये इस चैप्टर में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाए गए हैं इस पेपर के अंदर। ये देखिए इसमें से तो ये याद होना चाहिए, ये हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन इजी भी है। फिर मैंने एक क्वेश्चन और यहाँ पे सर्कल किया है, ये रहा। पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है। इसके आंसर तो मुझे आ गया, वो ये आंसर आ गया, पर अगर थोड़ा सा घुमा दे तो आपको आंसर पता होना चाहिए। तो मेरा ये, इसको मैं वापस देखने वाली हूँ। पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझता है। सेकंड ऑप्शन है बच्चा अमूर्त बातों से अपने अनुभव जोड़ता है। बच्चा संपूर्णता में बातों को आसानी से रट लेता है, क्योंकि बच्चा खंडित बातों को आसानी से समझकर सार्थक समझ विकसित करता है। तो इसमें आंसर 1 नंबर है जो दे रखा है, उसकी डिटेल भी नीचे देखो दे रखी है। उसके बाद में 79 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। तो इसका आंसर है 1 नंबर, जिसकी व्याख्या यहाँ दे रखी है। मैं आपको इसीलिए ये सब कुछ दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे डाउट है, तो मैं चाहती हूँ आपके साथ में शेयर कर दूँ मेरे डाउट्स। इसके आंसर भी दे रखे हैं। बस पर्यावरण अध्ययन में भी इतने डाउट हैं। 4-5 क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम, 1, 2, 3,
4 5 या मैक्स 5 6 6 हो गई, मैक्सिमम 6 क्वेश्चन है जिसमें डाउट है। ये भी नहीं है कि मैंने आंसर गलत दिया, मैंने आंसर सही दिया, पर वही है आंसर सही देने के बाद में भी आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि ये आंसर आया ही क्यों। और इस बार मैंने हिंदी के अंदर मेरा थोड़ा सा डाउट ज़्यादा बढ़ा है। इसमें निपुण भारत के क्वेश्चन पहले, अब जो भी दो करंट में 2 पेपर हैं उनमें नहीं पूछे गए, पर पहले वाले पेपर में निपुण भारत पूछा गया है। ये वाला साइकोलॉजी के अंदर जो सिद्धांत दे रखे हैं रियल में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कोहलबर्ग का सिद्धांत दे रखा है, क्वेश्चन की व्याख्या देख दे लीजिए, रखा है, लेव वाइगोस्की का दे रखा है। ये सिद्धांत रियल में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनसे रिलेटेड। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 के अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों की श्रवण कौशल का आंकलन करना है, उसे इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग था, मेरा ये क्वेश्चन गलती हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। देखो इसमें ना ध्यान देना है, श्रवण कौशल का आंकलन करना चाहती है तो पढ़ी गई सामग्री से शब्दों का अर्थ बताने के लिए कहना, सुनी गई कहानी पर। अब श्रवण कौशल का मतलब ये नहीं वह उसने सुना है, तो वो ये देखना चाहते हैं कि उसने कितना अच्छे से सुना है। तो इसके अंदर सेकंड ऑप्शन है वो आंसर है और वो सही है कि सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना, तो पता चल जाएगा इसने कितना सुना है। और बाकी ऑप्शन भी देखिए कि पढ़ी गई सामग्री से शब्दों का अर्थ बताने के लिए कहना, विद्यार्थी को 4-5 वाक्यों को स्वयं का परिचय देने के लिए कहना, तो इसमें बोलना हो गया, ऊपर वाले में भी बोलना हो गया, थर्ड में भी बोलना हो गया, दिए गए चित्र में 3 वाक्य वर्णन करने के लिए ये लिखने से रिलेटेड हो गया। और यहाँ मैं इसलिए सेकंड आंसर में, एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है तो पठन को क्या कहेंगे। स्पेशल दे रखा है शब्द जो इसके अंदर नहीं दे रखा, कुछ और क्या ऐड किया हुआ है, पर मेरी वाली बुक में कवर तो कर रखा है इसको पूरा। तो अब इसमें 2 में डाउट आ रहा था मेरे, तो मैंने 2 कट किए, 2 आंसर है तो मैंने इस पे सर्किल कर दिया। इसका आंसर 4 है, ये देखिए आप डिटेल भी दे रखी। और आप लोगों को यहाँ पे कितना टाइम, और उसके बाद में 110 नंबर क्वेश्चन पे भी मैंने सर्किल किया है कि कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है, लेकिन पूर्व गतिविधि के दौरान वह किस युक्ति का अनुकरण कर सकती है। लाइब्रेरी में जो पढ़ते हैं ब्रेन स्ट्रॉमिंग, ये आंसर होता है, ब्रेन स्ट्रॉमिंग देना मैक्सिमम में ये आंसर होगा। फिर 111 नंबर है, कक्षा 3 के अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध पर कार्य कर रही है, वह किस युक्ति का अनुसरण कर रही है। ऑप्शन देख लीजिए आप। और इसका आंसर है सेकंड, पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना, जिसकी डिटेल दे रखी है नीचे। फिर 112, अब आप लोग ये देखेंगे हिंदी में इतने डाउट इसलिए कहती हूँ मॉडल पेपर करना चाहिए। एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते तत्पश्चात कार्यों को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। इसका आंसर होगा जिक्सा श्रुतलेख। ये जिक्सा श्रुतलेख मैंने सीटेट में नाम सुना है, वैसे मैंने पेटोलॉजी वहाँ पे भी पढ़ी थी, रीट में भी और 3rd ग्रेड में भी, पर वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इसका आंसर देख लीजिए, ये निपुण भारत वाला है। वापस अब देखो इसके पर्सन आ गए ना, एक ही पेपर में 2 बार दे दिया और उनके बाद वाले में अभी कुछ नहीं आ रहा। फिर एक ये मुद्रित संबंध परिवेश का सर्जन भाषा अधिगम में मदद करता है, और कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सर्जित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। देखिए आप आंसर, और ये इस आंसर की डिटेल। फिर 119 नंबर, मेरा बोर्ड आउट है हिंदी में। कौन सी गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल के आंकलन हेतु प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए। पढ़े गए शब्दों के अर्थ बताओ। वैसे हम 4 ऑप्शन पढ़ते हैं, 2-3 तो हमारे कट जाएंगे। वो इसकी डिटेल। फिर इंग्लिश हो गया, इंग्लिश मैंने पढ़ा नहीं। और है फिर उसके बाद में हम करेंगे ये वाला, और इसके अंदर भी अभी अंग्रेजी दे रखी है तो हम ये कर लेंगे, साइकोलॉजी करेंगे, गणित कर लेंगे, पर्यावरण अध्ययन कर लेंगे और हिंदी कर लेंगे। 4 सब्जेक्ट हम इसमें कर लेंगे। और अब मैं पढ़ने वाली हूँ मैथ को, और मैथ की भी पढ़ूँगी पेडालॉजी को। ये रही गणित, ये तो 6 टॉपिक है, तो मैं सोच रही हूँ एक दिन में एक कर लेते हैं। तो फर्स्ट संख्या पद्धति एक हो जाएगी और एक गणित की प्रकृति, इन दोनों को आज करेंगे हम 1 बाय 1। और उसके बाद में
संस्कृत का बाद में देखेंगे। पहले मैं सोच रही हूँ 15-20 दिन में मैथ को कर लेते हैं साथ में, और उसके बाद हमारे लास्ट में संस्कृत बचेगी तो लास्ट में संस्कृत को कर लेंगे। जैसे पेपर आएंगे ना अभी संस्कृत के, जो मैंने आपको दिखाए थे, कुछ पेपर में संस्कृत दे रखी, तो जैसे संस्कृत का पेपर आएगा वैसे हम संस्कृत को करेंगे। और पहले हम मैथ की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो मैथ से भी हम अवगत हो जाएंगे कि मैथ के किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या पैटर्न इजी है, पेडालॉजी किस प्रकार के आ रही है, और क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनके लेवल क्या है। जो अभी तक मैंने पेपर किया है, अभी मैंने एक पेपर किया है मैथ का, तो वो लेवल तो इजी है, मतलब मीडियम है, ज़्यादा इजी भी नहीं है, मीडियम है, कर लोगे तुम लोग। थोड़ा सा टाइम लग सकता है पर आंसर आ जाएंगे तुम्हारे। तो चलिए अब इन मैथ की पेडालॉजी को पढ़ेंगे।